जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। MI-17 के ऑटो पायलट जंक्शन बॉक्स के केबल को कट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का हुआ कोर्ट मार्शल। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड में रेस की गई है MRSAM सिस्टम की पहली रेजिमेंट। साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया एक फर्जी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पेंटागन ने रिलीज करी चाइनीज स्पाई बलून की रियल इमेज। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के एक जूनियर वारंट ऑफिसर को जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस जूनियर वारंट ऑफिसर पर आरोप है कि इन्होंने एयरफोर्स स्टेशन सरसवा में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के ऑटो पायलट जंक्शन बॉक्स के केबल्स को कट किया है और इसीलिए एयरफोर्स एक्ट के अलग अलग प्रावधानों के तहत इस ऑफिसर पर 5 चार्जेस हैं और कोर्ट मार्शल की प्रोसेस चल रही है। और जो चार्जेस लगाए गए हैं उनके मुताबिक इस जूनियर वारंट ऑफिसर ने जानबूझकर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के ऑटो पायलट जंक्शन बॉक्स के केबल्स को कट किया था और इसीलिए इन पर भारत सरकार को बिलोंग करने वाले एयरक्राफ्ट के मटेरियल को डैमेज करने का चार्ज भी लगाया गया है। इन 5 चार्जेस में से एक चार्ज एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 42E के तहत भी है, जो कि एक जनरल ऑर्डर का पालन करने में उपेक्षा से संबंधित है। बाकी चौथा चार्ज लगाया गया है एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 65 के तहत, जिसमें आरोपी ने अनुचित तरीके से बिना उचित बहाने के इस एयरक्राफ्ट में प्रवेश किया है और वो भी तब जब इस एयरक्राफ्ट का जो डेली इंस्पेक्शन था वो अंडर प्रोग्रेस था। और बाकी 5वां चार्ज है एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 60 के तहत। लेकिन ऐसा इस जूनियर वारंट ऑफिसर ने करा क्यों, तो इसके बारे में फिलहाल अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। अगर इस पर कोई नया अपडेट आता है तो डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। LAC पर जारी तनाव के बीच अब इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड में भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि MRSAM सिस्टम की पहली रेजिमेंट को रेज किया गया है। और आज इस खास अवसर पर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने MRSAM रेजिमेंट की इस रेजिंग सेरेमनी की समीक्षा करी है। बाकी इस MRSAM सिस्टम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि बराक 8 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सिस्टम है ये कई अलग अलग तरह के एयरबॉर्न थ्रेट जैसे कि फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, एंटीशिप मिसाइल्स, UAVs, यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, तो इन सब के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। ये सिस्टम 70 किलोमीटर की दूरी तक मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है। और इसके अंदर जो रॉकेट मोटर और कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है तो वो भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित हुआ है। इस सिस्टम में इस्तेमाल हुई सरफेस टू एयर मिसाइल की जो रफ्तार है वो मैक 3 से भी ज्यादा है और इसके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग वेरिएंट्स बनाए गए हैं। बाकी आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि बेहद ही अधिक रफ्तार के साथ आने वाला ये एक बेहद ही सटीक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। और अब ईस्टर्न कमांड में भी इसकी रेजिमेंट को स्थापित किया जाना तो ये इस बात को तो साबित करता है कि LAC पर किसी भी तरह के एग्रेशन का सामना करने के लिए आर्मी अपनी तैयारियां जितनी मजबूत हो सकती है उतनी मजबूत करने में लगी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तैयारी का हिस्सा बन रहे हैं भारत में बनाए गए स्वदेशी सिस्टम्स। और जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा, अभी कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इजरायली फर्म IAI और भारत की BEL के बीच इसी MRSAM सिस्टम के लिए एक लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जॉइंट वेंचर भी स्थापित किया गया है। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि ये सिस्टम सबसोनिक से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल्स जैसे थ्रेट का सामना भी कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो जर्मनी है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के माध्यम से भारत के साथ मिलकर एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। और अभी जो 25 और 26 फरवरी को जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स भारत की विजिट पर होंगे तो इस दौरान इंडियन ऑफिशियल्स के साथ होने वाली उनकी हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग्स में इस मैटर पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट 75 आई है और इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के माध्यम से किया जाना है, लेकिन कई सारी समस्याओं के चलते इस परियोजना में अभी भी कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिली है। और इसी वजह से जो जर्मनी है वो अब इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के बजाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के लिए पुश कर सकता है। बाकी इसके अलावा आज गुरुवार को भारत और श्रीलंका के बीच बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाने पर सहमति बनी है। और ये जो सहमति है ये एक ऐसे खास समय पर है जब इंडियन ओशियन रीजन में जो चीन है वो अपने प्रभाव को बढ़ाने के सारे प्रयासों में लगा हुआ है। बाकी आज दिल्ली में भारत और श्रीलंका की 7th एनुअल डिफेंस डायलॉग को कंडक्ट किया गया था और इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने बीच के डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस की समीक्षा करी और दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि वे बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जो इंटेंसिटी है उसे और बढ़ाएंगे, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और कैपेसिटीज से जितना फायदा ले सकते हैं उतना फायदा लेंगे। इसके अलावा लद्दाख से एक दुखद खबर भी सामने आई है जहां फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जाट रेजिमेंट के नायब सूबेदार देवकरण ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा।
अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में अरुणाचल पुलिस ने एक इंसर्जेंट आउटफिट के कैंप को बस्ट किया है, जहां से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रिकवर किए गए हैं। और स्पेशल टास्क फोर्स में एसपी रोहित राजबीर सिंह की तरफ से बताया गया है कि विद्रोहियों के खिलाफ कंडक्ट किया गया ये पुलिस का पहला मेजर ऑपरेशन है। और बाकी इस दौरान जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस रिकवर किए गए तो उनमें एक AK-47 राइफल, M16 राइफल, हैंड ग्रेनेड, 6 मैगजीन, एम्युनिशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं। और फिर पुलिस पर्सनल द्वारा इस कैंप को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि साइबर क्राइम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है कमल शर्मा। और इस पर आरोप यह है कि इसने इंडियन एयरफोर्स का फर्जी ऑफिसर बन के करीब 100 अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ इंडियन एयरफोर्स में करियर प्रोवाइड करने के नाम पर फ्रॉड किया है। और ये अपने आप को इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक का ऑफिसर बता रहा था। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसके पास से 5 कार्ट्रिजेस भी रिकवर की गई हैं और बाकी इस मामले की और इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि क्या कभी आपका भी सामना हुआ है इस तरह के फर्जी ऑफिसर से। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज गुरुवार को आयोजित किए गए एशिया इकोनॉमिक डायलॉग को संबोधित करते हुए एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि अगर किसी देश की बेसिक इंडस्ट्री टेररिज्म है तो वो देश कभी भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ सकता है, कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। अब ये बात किस अद्भुत देश के लिए की गई है वो तो आप सभी को पता ही है। और उनका ये भी कहना था कि भारत और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में टेररिज्म एक फंडामेंटल इशू है जिसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। और अगर मुझे अपने किसी बड़े फैसले पर गौर करना है तो मैं ये भी देखूंगा कि जनता की भावना क्या है। मेरे पास एक नब्ज होगी कि मेरे लोग इसके बारे में क्या महसूस करते हैं और मुझे लगता है कि आप जवाब जानते हैं। और ये वाली जो स्टेटमेंट है भारतीय विदेश मंत्री ने तब दी थी जब उनसे पाकिस्तान क्राइसिस में भारत की तरफ से पाकिस्तान को मदद करने को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए इसी बात पर हम भी आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस में उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे तो हमें आपका उत्तर पता है, पर फिर भी आप शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, बाकी आज भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी एडवाइस भी दी है कि अगर कोई देश गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, और यहाँ पे बात केवल पाकिस्तान की नहीं है बल्कि किसी भी देश की हो रही है जिसको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें अपनी योजनाओं और अपने फैसलों को अपने लोगों के पक्ष में तय करना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, कि वो इस तरह की एडवाइसों को कितना अच्छी तरह से फॉलो करता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस एडवाइस को भी पाकिस्तान फॉलो करेगा और इसलिए लोन के पैसों से कुछ और लग्जरी गाड़ियों को इंपोर्ट करेगा और अपने मिलिट्री जनरल्स को अच्छी अच्छी ट्रिप में भेजेगा। बाकी हम पाकिस्तान को रिकमेंड करेंगे कि अगर आप लग्जरी गाड़ी इंपोर्ट कर ही रहे हैं तो थोड़ी अच्छी तो करो। और बाकी सोशल मीडिया पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल भी हो रही है जिसे पाकिस्तान का एक नागरिक पाकिस्तान सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहा है और साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान भी उचित मूल्य पर सामान खरीदने में सक्षम होता अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो जनता है उनकी इच्छा ये है कि उन्हें ना नवाज शरीफ चाहिए, ना इमरान खान चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना मुशर्रफ चाहिए, उन्हें केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। अब हम इस पर क्या ही कहें, बस यही कहेंगे, वाह क्या सीन है। तो आखिरकार पेंटागन की तरफ से चाइना के स्पाई बलून की इमेज को रिलीज कर दिया गया है जिसे यूएस के स्पाई प्लेन U2 के पायलट ने क्लिक किया था। और इस इमेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो बलून है ये अपने साथ कितने बड़े पेलोड को कैरी कर रहा है। और जैसे कि यूएस ने कहा था कि इस बलून पर सोलर पैनल्स भी लगे हुए थे, तो वो भी साफ इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं और जिनकी वजह से जो ये पेलोड है ये एक सैटेलाइट की तरह दिख रहा है। और इस पर हम चीन को यही कहना चाहेंगे कि वेदर बलून के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और बाकी आगे भी इस पर जो भी डिटेल्स आएंगी तो उसकी जानकारी आपको हमारे डिफेंस अपडेट से मिल ही जाएगी। बस उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने मानवाधिकारों पर अधिक जोर देने के साथ अपने हथियार निर्यात नीति यानी कि आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था, उसको अनवील किया है। बाकी आसान शब्दों में आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। बाकी आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं कि इस नई पॉलिसी के तहत अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को लगता है कि उनके द्वारा ट्रांसफर किए जाने वाले वेपन्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के खिलाफ किसी क्राइम में, जिनेवा कन्वेंशंस के वॉलेशन में या इंटरनेशनल लॉ के किसी सीरियस वॉलेशन में किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यूएस अपने वेपन्स के ट्रांसफर को अप्रूवल नहीं देगा। यानी कि यूएस के वेपन सेल को एक स्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स रिव्यू से गुजरना पड़ेगा। बाकी एक रिपोर्ट ये भी है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से वार्न किया गया है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में जो चीन है वो सक्रिय रूप से रशिया के सपोर्ट में आ जाता है तो इसका परिणाम होगा तृतीय विश्व युद्ध। और इसलिए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये इंपॉर्टेंट है कि चीन इस वॉर में रशियन फेडरेशन का सपोर्ट ना करे। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में तैनात एक ट्रेनिंग के दौरान गनर सयान घोष ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक गुलाम मोहिउद्दीन रैदर, सैपर सुरजीत MJ और सिपाही विकास गुर्जर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन दविंदर सिंह जस, नायक सेल्वा कुमार और पैराट्रूपर इम्तियाज ए ठोकर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। कैप्टन दविंदर सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से और नायक सेल्वा कुमार और पैराट्रूपर इम्तियाज को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।